नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ को दी 4,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जनसभा में बोले, उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। आजादी के बाद आदि कैलाश पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। दे गए बड़ा संदेश, मानस खंड की परिकल्पना को भी दोहराया। निकाय चुनाव की देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार। निकाय चुनाव की तैयारी पर सरकार से मांगा जवाब, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। और देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ में जमीन का सौदा करने का आरोप। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 4,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और फिर जनता को जनसभा के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। खेल का मैदान हो या फिर रक्षा का, हर क्षेत्र में भारतीय लोगों ने देश को गर्व महसूस करवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है और इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव-गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहां के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले, कौथिग, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बग्वाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को नजरबंद भी किया गया। दरअसल ज्योति रौतेला गुरुवार को पिथौरागढ़ में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी के घर पहुंची थी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि ज्योति रौतेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध करेंगी। वहीं कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्यवाही को निंदनीय बताया है। ज्योति रौतेला ने कहा है कि राज्य की मूलभूत सुविधाओं को लेकर पीएम मोदी से सवाल करने का हक उनको भी है। आज हम लोग पिथौरागढ़ आए थे क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे थे और उत्तराखंड की बहनें उनसे अपने मन की बात करना चाह रही थी। उनसे उत्तराखंड के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती थी। और कल रात को लेट नाइट हम लोग यहाँ पे पहुँचे और सुबह 7 बजे पुलिस, जिस घर में हम रह रहे थे, हमारी जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी जी के घर पे, बहुत सारी पुलिस उस घर पे आ गई। उन्होंने हम लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पहले दरवाज़ा पीटा, हम लोगों को उठाया और उसके बोला कि हम आपको अरेस्ट करते हैं। हमने उनको बोला कि हमारा क्राइम बताइए, किस क्राइम में कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेटियां देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि उत्तराखंड में जो चीज़ें हो रही हैं, अंकिता भंडारी का जो हुआ, जो बलात्कार के केस पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, जो
महंगाई बढ़ी है, जो युवाओं पे बेरोजगारी आज चरम पे है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर भाजपा काफी उत्साहित दिखाई दी। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ जहां विकास योजनाओं को लेकर 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश की जनता को मिली है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के नए पर्यटक स्थलों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान दी है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमारी जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता है उसमें हमेशा अपने जितने भी धाम हैं उनको हमेशा हम लोगों ने जो है वहाँ पे विजिट करके उसका प्रचार प्रसार आगे किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से केदारनाथ की पीछे आकर भी वहाँ पे ब्रांडिंग की थी, पूरे विश्व पे उसका एक मैसेज गया था। और निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि जो है आध्यात्मिक देवभूमि है और यहाँ पे प्रत्येक हमारे धामों का जो मैसेज है वो जन जन तक जाए। और आज जो जिस प्रकार से आदि कैलाश जी के उन्होंने दर्शन किए हैं, जागेश्वर धाम जी के किए हैं, एक बहुत ब्रॉड सेंस में जो है पूरे विश्व में ये मैसेज जो है जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा पर्यटन के लिहाज से बेहद खास रहा, क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे से पर्यटन क्षेत्र के जरिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा रहा खास। पर्यटन क्षेत्र में विकास की खुली राहें, इंटरनेशनल स्तर पर मिली नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम का दौरा कई मायनों में खास रहा, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यदि देखें तो उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से दुनिया भर में न सिर्फ सुरक्षित कुमाऊं का संदेश पहुंचा है, बल्कि कुमाऊं के ओम पर्वत, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, जागेश्वर धाम जैसे तीर्थ स्थलों की सीधे दुनिया में ब्रांडिंग हुई है। पीएम मोदी के इस दौरे ने कुमाऊं को तीर्थाटन और पर्यटन के लिए एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने का काम किया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा कुमाऊं की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मददगार साबित होगा। उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भगवान शिव के धाम आदि कैलाश चोटी के दर्शन किए और पार्वती कुंड पहुंचकर पूजा अर्चना की। पारंपरिक पगड़ी और रंगा पहनकर पीएम मोदी ने पार्वती कुंड के किनारे स्थित प्राचीन शिव पार्वती मंदिर में आरती की। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश चोटी के सामने हाथ जोड़कर कुछ देर ध्यान भी लगाया। इसके बाद वो गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों से मुलाकात की और स्थानीय उत्पादों और शिल्प की एक प्रदर्शनी भी देखी। इसके बाद वो अल्मोड़ा में भगवान शिव के एक और प्रसिद्ध धाम जागेश्वर पहुंचे। पीएम मोदी के इस एक दिवसीय दौरे से उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। हालांकि पर्यटन के रूप में उत्तराखंड पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में पीएम के दौरे ने यहां की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है। और ऐसे में क्षेत्रवासियों के भी चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि पीएम के दौरे से कुमाऊं को नई पहचान मिली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक साल के अंत तक निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन इसे लेकर कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जो देरी हो रही है, उसे लेकर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और जवाब भी मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तैयारी में देरी, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार। निकाय चुनाव की तैयारी पर जवाब दे सरकार।
उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि निकाय चुनाव को लेकर आखिर सरकार की तैयारी क्या है। उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई किया जाए तुरंत, जिससे कि 2 दिसंबर 2023 में नए बोर्ड को चार्ज दिलवाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव के लिए अभी तक कार्यक्रम इसलिए भी घोषित नहीं कर पाया है क्योंकि अब तक प्रदेश में कई निकाय ऐसे हैं जहां परिसीमन होना है, जबकि ओबीसी वर्ग की आरक्षण सूची भी तैयार की जानी है। साथ ही जिन वार्ड का परिसीमन होना है उनमें वोटर लिस्ट भी बनाई जानी है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर तैयार नहीं। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले में राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव में काफ़ी देरी बरती गई और आज वही उत्तराखंड में भी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो गंभीर नहीं है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वही निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही धामित सरकार इस पर निर्णय लेगी। देखिए, सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीज़ों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई हैं। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीज़ें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। बता दें कि जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिससे पहले सरकार और आयोग दोनों को अपना शपथ पत्र दाखिल करना होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव की तैयारी में हो रही देरी को लेकर क्या दलील पेश करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ सुशांत सिंह की रिपोर्ट। शराब पीने के शौकीनों के लिए घर में बार खुलने की खुशी महज चंद दिनों तक ही साबित हुई है, क्योंकि अब इस पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है, यानी कि अब आप अपने घर में बार नहीं खोल सकते हैं। आखिर क्यों सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिनी बार पर सरकार का यू टर्न, अब घर में नहीं खोल सकते बार। मिनी बार पर उठे सवाल तो वापस लिया फैसला। शराब के शौकीनों के लिए धामित सरकार ने घर में मिनी बार खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया है। यानी कि शराब पीने वालों के लिए ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने घर में मिनी बार बनाने के निर्णय पर ब्रेक लगा दिया है। मतलब साफ है कि अब आप अपने घर में कोई भी बार नहीं खोल सकते। बता दें कि सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने खूब विरोध किया। सरकार के इस कदम पर कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि आबकारी विभाग का मानना है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी घर में बार लाइसेंस दिए जाने का निर्णय नई आबकारी नीति के तहत लिया गया। लेकिन सरकार के निर्णय पर सवाल उठने के बाद अब आबकारी विभाग के द्वारा घर में बार लाइसेंस दिए जाने का फैसला वापस ले लिया गया है।
विपक्ष की माने तो कांग्रेस के द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। कांग्रेस का प्रबल विरोध था और हरिद्वार ऋषिकेश जैसे क्षेत्र जहां इस तरह की एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी वो भी इसके अंदर आ रही थी। और 50 बोतल अगर आदमी घर में रखेगा तो एक मिनी बार तो मोहल्ले में खुल ही जाएगा। तो निश्चित ही ये अपराधियों को संरक्षण देने वाला एक कानून था, शराब प्रदेश बनाने का एक कानून था, देवभूमि को शराब में डुबाने का एक प्रयास था, जैसे इन्होंने पहले मोबाइल वैन से शराब बेचने की बात की थी। तो बीजेपी की कथने और करने में फर्क है और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस के संगठनों के विरोध के बाद बीजेपी सरकार को अपने पांव पीछे खींचे। आबकारी विभाग के द्वारा घर में बार बनाने को लेकर लाइसेंस दिए जाने के निर्णय को जहां स्थगित कर दिया गया है और कांग्रेस इसे अपनी जीत मान रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया और उसी के तहत सरकार ने फिर निर्णय को स्थगित किया है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध उसमें लगा रखे थे, तो घर में बाहर चल नहीं सकता उन प्रतिबंधों के हिसाब से ही पहले व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये सब विषय जब सामने आया तो हम सब लोगों ने अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया कि हम नहीं चाहते कि ये काम हो। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया और जन भावनाओं और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया, इसको विड्रॉ किया। ये कोई कांग्रेस के उठाने मात्र से हुआ है, ये कांग्रेस की गलतफहमी ना पाले। घर में बार खुलने को लेकर महिलाओं से लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नतीजा रहा कि अब सरकार को इस पर फैसला वापस लेना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नई आबकारी नीति में ये प्रावधान जोड़ा गया तब किसी भी कैबिनेट मंत्री ने इसका विरोध क्यों नहीं किया और क्या बिना तैयारी और अध्ययन के इस तरह का निर्णय लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने पार्टी से जुड़ने के लिए अब व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी शुजा गांधी ने बताया कि कांग्रेस ने इस व्हाट्सएप नंबर के साथ एक स्लोगन सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े ये जारी किया है। हम सब ने मुद्दे पे बात किया। हम अभी व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए और इस नंबर के माध्यम से हम लोगों से जुड़ेंगे, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। और एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ ये नंबर क्या है, 8126918910। और जैसे ही कोई साथी हमारा इस पे अपना नाम और जिला लिख के भेजेगा, उसको एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा। उस लिंक में उसको अपना नाम, अपना एज और उसके साथ जो है व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होगा। राजधानी देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी मोहम्मद हुमायूं परवेज ने अपने साथियों के साथ मिलकर माजरा में रक्षा मंत्रालय और क्लेमेंट टाउन में मौजूद जमीन के फर्जी बैनामे तैयार कर दस्तावेज तैयार करने के बाद आरोपी ने इस जमीन को 11 लोगों को 3 करोड़ रुपए में बेच दिया। आपको बता दें कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में अब तक 10 मुकदमे हो चुके हैं और 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये फर्जी रजिस्ट्री मामले में जो एसआईटी जांच कर रही थी, इसमें अब तक 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईजी स्टैंड द्वारा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 और मुकदमे कोतवाली में दर्ज कराए गए थे, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन चली एसआईटी द्वारा तो इसमें हुमायूं परवेज नाम का संदिग्ध इसमें प्रकाश में आया। तो 11 लोग को रजिस्ट्री करने के बाद 3 करोड़ रुपए के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए जो रजिस्ट्री के दौरान कराए गए थे। तो उसका भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी डिटेल वगैरह ले ली है। तो इसमें मेन जो अभी आया कि तीसरी लाइन जो अभी तक अलग अलग गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे थे, इसमें हुमायूं परवेज का नाम आया इसमें, और इसमें अन्य उसके साथियों का भी नाम आया। जो पूर्व में एक इसमें अभी समीर कामयाब है, वो जेल में भी बंद है। रुड़की में जल संस्थान ने पानी का बिल जमा न करने वाले 1343 उपभोक्ताओं की आरसी काटी है। जल संस्थान ने बताया कि इस कार्रवाई में सरकारी विभाग भी शामिल है। इन सभी उपभोक्ताओं पर 40,003 लाख तक पानी का बिल बकाया है, जो कि 14 करोड़ रुपए के आसपास का है। जल संस्थान के पर सहायक अभियंता हिमांशु त्यागी ने बताया कि रुड़की विधानसभा में 16,000 कनेक्शन है। जो जल संस्थान रुड़की के हमारे टोटल पेयजल उपभोक्ता हैं वो लगभग 16,000 हैं और लगभग इन पे 24 करोड़ का हमारा पूरा बकाया है। उन 24 करोड़ में से लगभग हमें जो टारगेट मिला है साल का इकट्ठा करने का वर्ष 2023-24 का, वो हमें मिला है लगभग 7.5 करोड़। और हमने उन 7.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए
लगभग 1343 उपभोक्ताओं की लगभग 14 करोड़ की तो आरसी काटी हैं, जिनमें सरकारी विभाग भी हैं, जिसमें क्या बोलते हैं सिंचाई विभाग भी है और अपना देवबंद समांतर शाखा यूपी इरिगेशंस भी है और पीडब्ल्यूडी भी है, यूपी सील भी है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स की आरसी काटी है। वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में ओखलकांडा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ओखलकांडा क्षेत्र कई सड़कें उसमें जर्जर है। काठगोदाम से हेड़ाखान मोटर मार्ग 1 साल से नहीं बन पाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते 4 मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इन सभी समस्याओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को उनकी समस्या के समाधान का जल्द ही आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारा तय था कि जिलाधिकारी कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय का हम घेराव करेंगे और जिलाधिकारी जी ने सार्थक पहल करके हमको वार्ता के लिए बुलाया और सारे ओखलकांडा ब्लॉक और भीमताल विधानसभा हेड़ाखान क्षेत्र के विशेष तरह से लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 बड़े मुद्दे हैं। 1 महीने में 4 मौतें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही है। के कुछ विलेजेस के लोग जो हैं वहाँ की सड़क की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की समस्याओं के लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था। तो मुख्य रूप से उनकी जो समस्या थी वो हेड़ाखान रोड की जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर थी। उसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड और पीडब्ल्यूडी भवाली के 2 पैच हैं। पीडब्ल्यूडी जो उसमें काम कर रही है वहाँ एक खतरनाक पैच जो डेवलप हो गए हैं, उनके वैकल्पिक जो संरेखण बनाए जाने हैं उन पर काम चल रहा है, जिसका वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। राजधानी देहरादून में 30 सितंबर को पटेल नगर थाना क्षेत्र में मिले शव के हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 3-4 हजार रुपए के लेन देन के चलते आरोपी को उसके दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी ने बताया कि ये सभी लोग नशे के आदी है। आपको बता दें कि हत्या में शामिल 2 अन्य आरोपी चोरी और ड्रग्स तस्करी में पहले भी जेल जा चुके हैं। ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू हैं, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, चूँकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो इसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था बसंत विहार से। उधर रुड़की के लंढोरा अलगसर रोड पर एआरटीयू ने अनाधिकृत तौर पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एआरटीयू कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि चेकिंग के दौरान 33 वाहनों के चालान किए गए हैं, 12 वाहनों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि सीज किए गए वाहनों में अवैध खनन से लदे डंपर और ट्रैक्टर शामिल है। इसके अलावा जेसीबी वाहनों को भी सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निरंतर चेकिंग कार्य जो है अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध रुड़की क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आज पहले नाइट चेकिंग की गई थी, इसमें 53 वाहनों के चालान किए गए और 12 वाहन सीज किए गए हैं, जिनमें खनन सामग्री से भरे हुए डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहन हैं। इसके अलावा 2 जेसीबी वाहन भी सीज किए गए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देवभूमि दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ को दी 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जनसभा में बोले, उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। आजादी के बाद आदि कैलाश पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, दे गए बड़ा संदेश। मानस खंड की परिकल्पना को भी दोहराया। निकाय चुनाव की देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को लगाई फटकार। निकाय चुनाव की तैयारी पर सरकार से मांगा जवाब, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। और देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ में जमीन का सौदा करने का आरोप। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।